ध्यान दीजिए आप। गला फंस गया है, सुबह से ही फंसा हुआ है। पिछले क्लास में ध्यान दीजिए आप। पिछले क्लास में हमने समझे थे कि इतने अधिक तत्वों की खोज वर्तमान समय में हो चुकी है कि उनका एक एक करके गुणों का अध्ययन करना संभव नहीं है, और संभव है भी तो वो प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि उन तत्वों के गुणों को फिर याद रखना संभव नहीं हो पाता है। तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया जाता है। तत्वों के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम तो केमिस्ट्री के पिता लेबेजियर ने ही किया था, लेकिन उनका वर्गीकरण मान्य नहीं हो पाया और तत्व के वर्गीकरण का वास्तव में जो पहला प्रयास है वो डोबरेनर के द्वारा हुआ है। डोबरेनर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पता लगाया कि तत्व के गुण और उसके परमाणु द्रव्यमान के बीच कुछ संबंध है। डोबरेनर ने वर्गीकरण के लिए तिर्यक नियम दिए जो सभी तत्वों पर नहीं लागू होने के कारण वो भी अमान्य हो गया। उसके बाद न्यूलैंड आए और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, ऑक्टेव रूल दिया। वो भी नियम सभी तत्वों को वर्गीकृत करने में सफल नहीं रहा, अंततः उनका भी अष्टक नियम त्याग दिया गया। तत्वों के वर्गीकरण में जो पहली सफलता मिली, तत्वों के वर्गीकरण करने में जो पहली सफलता मिली वो मेंडलीव को मिला। मेंडलीव ने आवर्त नियम का जो प्रतिपादन किया उस आधार पर एक टेबल बनाया जिसको हम पेरियोडिक टेबल के नाम से जानते। यानी पेरियोडिक टेबल को पहली बार किसने बनाया? मेंडलीव ने बनाया, इसलिए पेरियोडिक टेबल के जनक या पिता हम मेंडलीव को कहते हैं। और मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल कैसा है ये आपके नोट में है, हालांकि वो संशोधित रूप है, वो नहीं है जो मेंडलीव ने खुद बनाए थे। और मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में तमाम विशेषताएं थी और सबसे बड़ी विशेषता कि जिस हेतु वर्गीकरण किया गया उनमें वो सफल रहे। वर्गीकरण हम क्यों? तो तत्व के गुणों को आसान बनाने के लिए। और मेंडलीव के पेरियोडिक लॉ के आधार पर जो पेरियोडिक टेबल बना वो निश्चित ही तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बना दिया। क्योंकि मेंडलीव के एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के गुणों में क्या है? समानता है। सब तत्व के गुण क्या है? समान है। लेकिन तमाम विशेषताओं को हम समझे, मेंडलीव के आवर्त सारणी के तमाम विशेषताओं को हम पिछले क्लास में ही समझ चुके थे, लेकिन तमाम विशेषताओं के बावजूद मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई कमियां मौजूद थी। ठीक है ना? कई कमियां मौजूद थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बहुत सारे गुणों को हम पिछले क्लास में जान चुके, क्या क्या विशेषताएं। लेकिन तमाम विशेषताएं होने के बावजूद भी मेंडलीव के जो पेरियोडिक टेबल है उसमें कुछ कमियां थी। आइए आज उन कमियों को समझने का हम प्रयास करते हैं जो मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में था। तो मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियां या क्या क्या दोष रह गया? मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा दोष है कि मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, तत्व के समस्थानिक के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है, कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया। मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल की जो सबसे बड़ी कमी यह थी कि मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में तो तत्वों को स्थान दिया गया, लेकिन तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उसके लिए कोई स्थान नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। हम जानते हैं कि प्रकृति में कई ऐसे तत्व जिनके समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कार्बन के ही 2 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 14। तो हमारे प्रकृति में कई ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके समस्थानिक भी पाए जाते हैं, लेकिन मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को तो स्थान दिया गया लेकिन ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के लिए कोई स्थान नहीं। मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में कार्बन 12 को तो जगह दी गई है लेकिन कार्बन 14 के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं।
तो यह एक बड़ी कमी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में रहा कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करिएगा तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यह सुधर चुका है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों को वहीं रख दिया गया है जहां मूल तत्व रखे हुए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के इस गलती को सुधार दिया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समस्थानिक को उसी जगह रख दिया गया है जहां पर मूल तत्व है। कैसे रखा गया उसको हम देखेंगे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझते वक्त। तो सबसे बड़ी कमी यह थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। दूसरी सबसे बड़ी कमी थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में दूसरी सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन का स्थान क्या बना हुआ है? विवादित बना हुआ है। हाइड्रोजन का स्थान जो है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में वो एक विवाद का विषय है। और विवाद का विषय क्यों है? विवाद का विषय इसलिए है कि आप जानते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 1 के ए में जो धातु है वो क्या है? क्षार धातु है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 1 के ए में क्या है? क्षार धातु है। उसी तरह 7 के ए में क्या है? 7 के ए में क्या है? हैलोजन है। 7 के ए में क्या है? क्षार धातु के अंतर्गत आपको क्षार धातु के अंतर्गत प्रमुख है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजन है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्षार धातु है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 के ए, 1 का समझ रहे ना? ए वर्ग है, सॉरी 1 वर्ग है, ए उपवर्ग है, 7 वर्ग है और ए उसका उपवर्ग है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 1 के ए में जितने धातु हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं और 7 के ए में जितने तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। अब दिक्कत यह है कि दोस्तों कि हाइड्रोजन के गुणों का जब हम अध्ययन करेंगे या करिएगा तो हाइड्रोजन के गुण क्षार धातु से भी मिलते हैं। हाइड्रोजन का गुण लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी समानता रखता है और हाइड्रोजन का गुण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी समानता रखता है। यानी हाइड्रोजन में क्षार धातु के भी गुण विद्यमान है और हाइड्रोजन में हैलोजन के भी गुण विद्यमान है। लेकिन मेंडलीफ ने उसको कहां रखा? 1 के ए में रखा। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को स्थान दिया 1 के ए में, लेकिन हाइड्रोजन का गुण अन्य किन तत्वों से मिलते हैं? मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को 1 के ए में तो रख दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वे 7 के ए में हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखे हैं। मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी के 1 के ए में हाइड्रोजन को तो रख दिया, लेकिन वे 7 के ए में हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा, इसका उचित कारण नहीं बताए। तो इसका मतलब यही ना कि मेंडलीफ गलती किया। बिल्कुल गलती किया दोस्तों, यहां पर गड़बड़ी हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन विवादित है। पीरियोडिक टेबल में हालांकि रखा हुआ तो 1 के ए में, लेकिन उसको यहां पर भी रखा जा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है कि कहां रहेगा पता नहीं। ठीक है ना? हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा इसलिए दी गई है कि ये दो से मेल खा रहा है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की पहली गलतियां यह थी कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में तत्व के समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया, जबकि उनके समय कई समस्थानिक ज्ञात थे। नहीं, उनके समय समस्थानिक ज्ञात नहीं थे, बहुत कम ज्ञात थे। बृहद स्तर पर समस्थानिकों का पता नहीं था। दूसरा गलतियां यह था कि हाइड्रोजन का स्थान क्या बना हुआ है? विवादित बना हुआ है। और हाइड्रोजन का स्थान विवादित आज भी बना हुआ है। हाइड्रोजन की समस्या सॉल्व हुई नहीं है। और हाइड्रोजन की समस्या क्यों सॉल्व नहीं हुई है? इसका कारण यह है कि दो प्रकार के तत्वों से इनके गुण मेल खाते हैं, इनके गुण मेल खाते हैं। अब तीसरी गलती पर आइए। 2 गलती देख लिए, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित, हाइड्रोजन का स्थान। तीसरी गलती है कि मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम क्या दिया था कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाना है। मेंडलीफ का आवर्त नियम यह था कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की प्राप्ति होगी। यानी मेंडलीफ ने कहा कि तत्व को सजाना है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कई जगह अपने ही नियम का उल्लंघन कर डाला। 2 एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, एक कोबाल्ट है, दूसरा निकेल है। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से ज्यादा होता है। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से ज्यादा होता है। तो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से ज्यादा होता है, तो मेंडलीफ के नियम के अनुसार निकेल पहले लाना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, कोबाल्ट उसके बाद, क्योंकि वह नियम ही प्रतिपादित किया है कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाना है। लेकिन मेंडलीफ ने कोबाल्ट को पीरियोडिक टेबल में पहले रखा है, निकेल को उसके बाद। जब पूछा गया मेंडलीफ साहब अपने नियम बनाए, अपने तो डाले, अरे कभी कभी चलता है जी, क्या दिक्कत। तो सबसे बड़ी गलती कि खुद नियम बनाए, अमन मुताबिक तोड़ दिया भाई।
ये गलती थी। और ऐसा ही हुआ है टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में। टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान आयोडीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान आयोडीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान आयोडीन से ज्यादा होता है तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार पीरियोडिक टेबल में आयोडीन पहले होनी चाहिए, टेल्यूरियम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, टेल्यूरियम ही पहले, आयोडीन ही बाद में। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एक गलतियां ये की कि उन्होंने खुद जो आवर्त नियम प्रतिपादित किए, उन्होंने खुद जो आवर्त नियम प्रतिपादित किए उन्हीं नियम को उन्होंने कहीं कहीं पर तोड़ डाला मन के मुताबिक। अगर मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम की पूरा पालन करते तो कोबाल्ट को निकेल के बाद रखते, टेल्यूरियम को आयोडीन के बाद रखते। ऐसा उन्होंने नहीं किया और इस तरह से अपने ही नियम का खुद से उल्लंघन कर बैठे। तो पहली गलती क्या थी मेंडलीव की कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में तत्वों के समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं रखा। दूसरी गलतियां कि उनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान भी विवादित है, हालांकि हाइड्रोजन का स्थान आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में भी विवादित ही बना हुआ है। तीसरी प्रमुख गलतियां था कि मेंडलीव ने जो खुद के आवर्त नियम बनाए उसको उन्होंने कहीं कहीं पर तोड़ डाला। उन्होंने अपने आवर्त सारणी में कई ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान अधिक है उसको कम से पहले रख दिया, कम वाला को बाद, अधिक वाला को पहले रख दिया। चौथी गलतियां है जैसे कॉपर तथा पारा दोनों के रासायनिक गुण क्या है, समान। दोनों के रासायनिक गुण समान है। सोना तथा प्लेटिनम दोनों के रासायनिक गुण क्या है, समान है। चांदी थैलियम, चांदी तथा थैलियम, टीआई को थैलियम पढ़ते हैं, ये आई है, इनके गुण क्या है, समान है। अगर हम रासायनिक गुणों की व्याख्या करने लगे दोस्तों तो हमें पता चलेगा कि कॉपर के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, कॉपर के जो रासायनिक गुण है वही रासायनिक गुण किसमें है, पारा में है। सोना में जो रासायनिक गुण है वही प्लेटिनम में है। सोना भी किसी से अभिक्रिया नहीं करते, प्लेटिनम भी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। चांदी में जो रासायनिक गुण है, चांदी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वही थैलियम का है। यानी कि ये जो तीन तत्वों के जोड़े आपके सामने हम रखे हैं, इन तीनों तत्व के जोड़े के गुण एक दूसरे के बिल्कुल समान है। कॉपर के गुण पारा के समान है, सोना के गुण प्लेटिनम के समान है, चांदी के गुण थैलियम के समान है। और अगर इन दोनों तत्व के जोड़े के गुण, इन तीनों जोड़े के तत्वों के गुण समान है तो इसको पीरियोडिक टेबल के एक वर्ग में रहनी चाहिए, अलग अलग। अगर कॉपर पारा के गुण समान है तो ये एक वर्ग में होगा या अलग अलग, एक वर्ग में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवर्त नियम का या आवर्ती वर्गीकरण का पहला तकाजा यही है कि समान गुण वाले तत्व एक वर्ग में रहनी चाहिए। मेंडलीव ने यहां सब पर मिस्टेक कर दिया है, कॉपर है कहीं, पारा है कहीं, चांदी है कहीं, थैलियम है कहीं, सोना है कहीं, प्लेटिनम है कहीं। ये क्या कर दिए मेंडलीव साहब, ये क्या कर दिए, ये अलग अलग क्यों कर दिए दोस्तों। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक कमियां ये भी है कि उन्होंने कई जगह पर समान गुण वाले तत्व को एक जगह रख दिया और कई कई गलतियां ऐसे भी है कि असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। अगर 1 के ए में देखिएगा तो 4 धातु है, 4 धातु जिसके अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं। अब 1 के बी में क्या है, सिक्का धातु या मुद्रा धातु, सिक्का धातु या मुद्रा धातु। हालांकि उपवर्ग अलग अलग है लेकिन वर्ग तो एक ही है। अब ये एक तरफ 4 धातु जो इतना पावरफुल है कि पकड़ पकड़ कर अभिक्रिया करता है, मुक्त अवस्था में इसे बाहर में रख ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील। और उसके उलट उसी वर्ग में, उपवर्ग अलग अलग है लेकिन उसी वर्ग में यह तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। लेकिन मेंडलीव ने उसको दोनों को एक वर्ग में रख दिया है। अरे हटा देते, इसको दूसरा में दे देते, कोई और यहां लगा देते, लेकिन एक के वर्ग में है। कोई समानता है लिथियम कॉपर में, सोडियम चांदी में कोई समानता है नहीं है, लेकिन मेंडलीव के एक ही वर्ग में है। हाँ, ये अलग है, मेंडलीव की उपलब्धि है कि उन्होंने उपवर्ग अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन वर्ग तो एक ही है। और एक ही वर्ग में समझिए, एक तरफ बाघ है दूसरी तरफ बकरी है। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया है, कहीं कहीं कि समान गुण वाले तत्व को अलग अलग कर दिए हैं, कहीं कहीं पर यह भी कर दिया कि असमान गुण वाले एक वर्ग में है, कहीं कहीं पर, यानी कि हर जगह पर है लेकिन कहीं कहीं पर है और इसको कमियां माना जाएगा। तो पहली गलती की था कि तत्व के समस्थानिकों के लिए पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं था। दूसरी गलती था कि हाइड्रोजन का स्थान क्या था। तीसरी गलती था कि वे अपने ही आवर्त नियम का कहीं कहीं जगह पर उल्लंघन कर दिए। चौथी गलतियां यह था कि कई समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में है और कई असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में है। अगली गलतियां जो है, पांचवी गलती पर आइए। पांचवी गलती क्या है कि उन्होंने अपने सारे वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा।
सारे वर्ग को दो उपवर्ग में बांटा, सारे वर्ग को दो उपवर्ग में बांटा, दो उपवर्ग में बांटा, लेकिन आठवां को कोई उपवर्ग में नहीं बांटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बांटे कोई दिक्कत नहीं। मेंडलीफ ने अपने सारे वर्ग को 1 से लेकर 7 तक को दो दो उपवर्गों में बांटा, दो दो उपवर्गों में, लेकिन आठवां को किसी उपवर्ग में, इसे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन मेंडलीफ ने किया कि सबको दो दो उपवर्ग में रखा और हर वर्ग में दो दो तत्व का लाइन दिया। आठवां को उपवर्ग में नहीं रखा, लेकिन इसमें कितने तत्व को एक लाइन में रख दिया? 3। मतलब टेबल बनाइएगा अपने मन से, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 2 कहीं 3। ये क्या है मेंडलीफ साहब? ये गलतियां है, ये गलतियां है। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एक रूपता नहीं ला पाए, ये एक उनकी गलतियां थी। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एक रूपता नहीं ला पाए, एक रूपता को और आसान करते समानता नहीं ला पाए। उन्होंने सभी वर्ग में अगर दो दो तत्व को रखा तो आठवां में भी दो दो तत्व को रखा, लेकिन आठवां में कितना रख दिया? 3 तत्व को एक लाइन में रख दिए। इसे पीरियोडिक टेबल देखने में एक समान नहीं लगते हैं। क्लियर हो गया? तो इतनी गलतियां थी, और भी गलतियां थी, लेकिन जो प्रमुख गलतियां थी आप समझ गए कि नहीं समझ गए? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में तत्वों के समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान विवादित है। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में अपने ही आवर्त नियम का कहीं कहीं पर उल्लंघन किए। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले पहले हो गए, कम परमाणु द्रव्यमान उसके बाद हो गए। अगली गलतियां थी कि मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कई ऐसे तत्व जिनके समान गुण है वो एक वर्ग में नहीं है, कई बिल्कुल असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक कमियां यह है कि एक रूपता नहीं है पीरियोडिक टेबल में। सबको दो दो उपवर्ग में बांटा, लेकिन 8 को उपवर्ग में बांटा भी नहीं, लेकिन वहां पर 3 तत्व एक ही लाइन में रख दिए, जिससे पीरियोडिक टेबल में समानता नहीं आ पाई है। क्लियर हो गया? कमियां समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? पर ये एक बार कमियां को क्या, हाँ, ओ सॉरी थैलियम, टेलियम का टी एल होगा, एल होगा सॉरी। हाँ हाँ हाँ, टिटेनियम का, चांदी और थैलियम का ये एल ही होगा, इसको एल होगा, एल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? याद हो गया कि नहीं हो गया? बताइए हो। पीरियोडिक टेबल की जो कमियां हैं वो आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सफलतम वर्गीकरण का श्रेय तो निश्चित तौर पर मेंडलीफ को मिला और मिलनी भी चाहिए। इनकी जो कमियां हैं वो कमियां किन कारणों से है मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो आपको अभी तुरंत पता लग जाएगा। तो मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का सफलतम प्रयास किया, लेकिन उसमें जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करने का प्रयास वैज्ञानिक लगातार करते रहे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो कमियां रह गई उन कमियों को वैज्ञानिक लगातार दूर करने के प्रयास में निरंतर अनुसंधान करते रहे। और अनुसंधान के क्रम में आइए एक और वैज्ञानिक का नाम जानिए। अच्छा, जाने हुए हैं? नहीं, मोसले इंग्लैंड के थे। न्यूलैंड भी कहां के थे? अष्टक नियम देने वाले न्यूलैंड भी कहां थे? मोसले ने आगे चलकर एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग को भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि मोसले ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भिन्न भिन्न तत्वलीय और इस तत्व पर प्रहार किया। किससे? कैथोड किरणें से। जब मोसले ने भिन्न भिन्न तत्व पर कैथोड किरणें से, मेंडलीफ ने जब तत्व पर कैथोड किरणें से प्रहार किया तो इससे एक नए प्रकार के किरण निकले, इससे एक नए प्रकार के किरण निकला, और इसका नाम उसने क्या रखा? एक्स किरण निकला। क्या निकला? एक्स किरण निकला। तो मोसले ने क्या किया कि वे तत्व पर कैथोड किरणों से प्रहार किए, और मोसले ने जब कैथोड किरणों से तत्व पर प्रहार किया तो कैथोड किरणें के प्रहार से एक नए प्रकार के किरण की उत्पत्ति होती है तत्व से, जिसको मोसले ने क्या नाम दिया? एक्स किरण नाम दिया। और मोसले ने कैथोड किरणें से जिन तत्वों पर प्रहार किया उन तत्व को कहा जाता है एंटी कैथोड। क्या कहा जाता है? एंटी कैथोड वो तत्व है जिस पर मोसले ने कैथोड किरणों से प्रहार किया। तो कौन सा किरण निकला? एक्स किरण। मोसले तत्व को बदलते रहे, अर्थात एंटी कैथोड को क्या करें? बदलते रहे। कभी लोहा लिया, कभी कैल्शियम लिया, कभी सोडियम लिया। इस तरह से उन्होंने सब तत्व पर प्रहार किया। किससे? और सब तत्व से निकला क्या?
और उसका वो अध्ययन के तुम्हें पता चला कि हर तत्व अलग अलग प्रकार के एक्स किरण निकल रहा है, यानी अलग अलग तत्वों पर जब कैथोड किरणों से प्रहार किया तो उससे तत्व से निकलने वाले एक्स किरण की प्रकृति एक समान नहीं थी। मोस्ले चौंक गया कि जरूर कोई न कोई लोचा है, ये सब तत्व से अलग अलग प्रकार का एक्स किरण क्यों निकल रहा है। इन्हीं का उन्होंने व्याख्या की और व्याख्या करते करते यानी कि भिन्न भिन्न तत्व अर्थात एंटी कैथोड से निकलने वाले एक्स किरणों का जब उन्होंने विश्लेषण किया तो उसके बाद मोस्ले को पता चला कि तत्व के गुण जो होते हैं, तत्व के जो गुण होते हैं, तत्व के गुण जो होते हैं वह गुण तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। तत्व के गुण जो है परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि तत्व के गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते। मोस्ले का एक्सपेरिमेंट देखे क्या था, तो भिन्न भिन्न तत्वों से निकले एक्स किरण का जब मोस्ले ने विश्लेषण किया तब मोस्ले को जानकारी लगा कि तत्व के गुण को जितना सटीक परमाणु संख्या बता सकता है उतने सटीकता से परमाणु द्रव्यमान नहीं बता सकता। भिन्न भिन्न तत्व से निकले एक्स किरण का विश्लेषण करने के उपरांत मोस्ले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तत्व के गुणों को स्पष्टता के साथ प्रदर्शित परमाणु संख्या करता है, न कि परमाणु द्रव्यमान। और जब इस बात का पता लगा उन्हें तो उन्होंने यानी मोस्ले ने एक नया आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। मोस्ले ने एक नया आवर्त नियम का प्रतिपादन किया और मोस्ले का आवर्त नियम वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त नियम के नाम से विख्यात है, ठीक है ना। मोस्ले को जब यह पता चल गया कि तत्व के गुणों को स्पष्टता के साथ परमाणु संख्या बताता है न कि परमाणु द्रव्यमान, तब उन्होंने एक आवर्त नियम प्रतिपादित किए और मोस्ले का आवर्त नियम वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त नियम जो है नाम से विख्यात है। आज जो हम आधुनिक आवर्त नियम को पढ़ते हैं वो किसने दिया है, मोस्ले का आवर्त नियम मेंडलीव के ही समान है, बस मेंडलीव किसकी बात किए थे, परमाणु द्रव्यमान की। मोस्ले ने किसकी बात किया है, परमाणु द्रव्यमान की। और मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त नियम है वो मेंडलीव के समान ही है, बस अंतर है मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान का जिक्र किया, अब मोस्ले ने उसके जगह परमाणु संख्या का जिक्र किया। सेम है, बस अंतर है मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान का जिक्र किया है और मोस्ले ने परमाणु संख्या का जिक्र किया है। तो मोस्ले का आवर्त नियम यह हुआ कि अगर तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए, अगर तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की प्राप्ति होगी। क्लियर हुआ। आधुनिक आवर्त नियम तत्व के किस गुण पर आधारित है, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था, कोई दिक्कत है, बस समझ गए। अब मोस्ले के आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव के आवर्त सारणी में सुधार किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या किया गया, सुधार किया गया। जब मोस्ले इस बात को प्रमाणित कर दिए कि तत्व के गुण को सटीकता के साथ परमाणु संख्या बतलाता है न कि परमाणु द्रव्यमान, और एक नए आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन कर दिए जो मेंडलीव के समान ही था, बस अंतर यही था मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के जिक्र किए हैं और मोस्ले परमाणु संख्या का। तो एक नए आवर्त नियम जब बना और उसको मान्यता मिली तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मोस्ले के आवर्त नियम के आधार पर सुधारा गया। सुधारा किस रूप में गया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में तत्व बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा हुआ था, उसे सुधार कर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया, उसे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। यही सुधार हुआ। और जानते हैं सुधार होने के बाद क्या हुआ, जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मोस्ले के आवर्त नियम के अनुरूप सुधारा गया, यानी मेंडलीव जो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर सजाए थे, बाद में उसे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जैसे ही सजाया गया तो बड़ी आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिला। क्या मिला कि मेंडलीव के कई सारे कमियां पड़े ना। जैसे ही मेंडलीव के आवर्त सारणी को मोस्ले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर सुधारा गया, 99% कमियां अपने आप क्या हो गई, दूर हो गई, अपने आप दूर हो गई। अभी जो हम कमियां का उल्लेख किए हैं वो कमियां सुधारने के बाद तुरंत दूर हो गया। बस एक दो कमियां, जैसे हाइड्रोजन का स्थान विवादित था वो विवादित रहा, एक दो कमियों को छोड़कर सुधारने के बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी के सारी कमियां दूर हो गई। और जब मोस्ले के आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव के आवर्त सारणी को सुधार दिया गया तो एक नए आवर्त सारणी की प्राप्ति हुई जिसे हम कहते हैं क्या, आधुनिक आवर्त
सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किसने तैयार किए? नील्स बोर ने तैयार किए। किसने तैयार किए? ध्यान देखिएगा, कभी कभी भूल बस ये कह दिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी भी मोसले ने तैयार किया। मोसले सारणी नहीं तैयार किए थे, बल्कि वे आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक है। अब मोसले के आधुनिक आवर्त नियम का अनुसरण करते हुए पहली बार आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कौन वैज्ञानिक ने किया? नील्स बोर से आप परिचित हैं, परमाणु संरचना में इसका अहम योगदान है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया किसने? और आधुनिक आवर्त सारणी कोई नई आवर्त सारणी नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी कोई नई आवर्त सारणी नहीं है, बल्कि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त सारणी का ही सुधारा गया रूप है। बात को समझ रहे ना? आधुनिक आवर्त सारणी कोई नई आवर्त सारणी नहीं है, बल्कि यह मेंडलीव के आवर्त सारणी का ही सुधारा गया रूप है। और ये कैसा है देखिए, नोट में कैसा है, नहीं दिख रहा तो एक, या तो आ नहीं पाया, फोटो स्टेट में गड़बड़ा गया है। अच्छा, वहां पर दूसरा पीरियोडिक टेबल सार दीजिएगा क्या? वहां पर कोई दूसरा पीरियोडिक टेबल अगर पता नहीं चला तो उसको सार देना, लेकिन उतना भी न खराब है, उसको देखिए थोड़ा। क्लियर? जिधर देखिए उधर सब बिहारी पुलिस बनेगा लगता है। बिहार पुलिस बैच के लिए फी भी लगेगा। फी तो लगबे नहीं करेगा जी, थोड़े साबरमती आश्रम थोड़े खोले, विद्यार्थी हर जगह खर्चा करेगा, लेकिन फी देने में लगेगा कि बाप रे बाप कितना दे रहे हैं क्या हमारा। अरे हलक रही है, यहां तक समझ गए ना? अब सबको दिक्कत है, कमेंट आ रहा है केवल बिहार पुलिस बैच कब आएगा? अरे जब बैच आएगा एडमिशन ले लीजिएगा, पढ़िएगा। अभी पढ़िए ना, केमिस्ट्री में कितना शानदार टॉपिक चल रहा है जी। तो रे बिहार पुलिस बैच में इससे अलग पढ़ाएंगे वहां भी यही पढ़ाएंगे क्या? तो बैच सब तो आते रहता है, वो कोचिंग वाला का धंधा वो करबे करेगा क्या? तो बैच आएगा, जो भी एग्जाम आएगा सबका बैच आएगा। आपका काम है पढ़ना, अभी पढ़िए, जब बैच आएगा उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, अब फी कितना लगेगा? तो फी कितना लगेगा, थोड़े दिल्ली वाला फी लगेगा, जो पटना का फी है वही लगेगा। और एकदम कहते हैं फी इतना कम रहेगा कि आपको नौकरी होगा तो पहले महीना के सैलरी से पूरा गांव का एडमिशन करवा सकते हैं आप। समझे कि नहीं समझे? अरे हल्ला नहीं, फी को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। फी आपके फर्स्ट सैलरी का 10वें भाग से भी कम रहेगा। अब कमेंट करेगा कि नौकरी होगा तब न, तब की न बात है, तो आत्मविश्वास अभी से डिग जाएगा तो गड़बड़ है। आप अभी बना के रखिए कि एकदम आप सबसे योग्य है और पढ़िए, ठीक है ना? मस्ती से पढ़िए। और आपको हम सही सही बताते हैं, टारगेट बैच सब जो होता है इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं। हम देखे हैं एसिड बेस चैप्टर 1-1 घंटा मुड़ा देता है मास्टर से। ये पीरियोडिक टेबल है इतना, अभी मेंडलीव का कमियां 1-2 को एकदम पीरियोडिक टेबल घींच तीर के समाप्त। तो टारगेट बैच पर उतनी ज्यादा जो है ना भरोसा मत करिए। अगर आप एग्जाम को लक्ष्य लेकर तैयारी करें तो सबसे अच्छा टारगेट क्या है जानते हैं? लुसेंट का किताब लीजिए, पन्ना गनिए। अगर एकदम पन्ना गिनिए, रोज तय कर ले कि आज एक पन्ना, कल दूसरा पन्ना, पन्ना पन्ना रट मारिए। कोई टारगेट बैच से सबसे ज्यादा फायदा आपको करेगा। फालतू की कोचिंग में इधर उधर मत करिए। हम भी टारगेट बैच ला रहे हैं, अब हमारे तो बिजनेस क्या करें, ला रहे हैं, लेकिन हम इस बार तय किए हैं कि इस बार केवल क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि पढ़ाने का समय है नहीं है, उतने कम समय में सारा कुछ पढ़ा नहीं सकते, इसलिए प्रश्न करवाएंगे। इसलिए आप टारगेट बैच में एडमिशन लीजिएगा तभी जब पहले से आपका कुछ पकड़ बना हुआ। अब बिल्कुल नए नए हैं तो आपको हम बता देते हैं पुराने की कमी नहीं है, इसलिए बिल्कुल नए नए हैं तो आप खुद से बुक पढ़िए, कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरी नहीं है। आते हैं दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ गए? तो क्या बताए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वह कोई नया पीरियोडिक टेबल नहीं है, बल्कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ही सुधारा गया रूप है। तो आइए हम मेंडलीव के भी पीरियोडिक टेबल के कई विशेषताओं का जिक्र किए थे, अब हम ये समझते हैं कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल का क्या जिक्र, आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उनके विशेषताओं का हम जिक्र करते हैं, उनके विशेषताओं का। क्लियर है? रेडी है सब समझने के लिए? आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आप समझिए। पहली विशेषता यही है आधुनिक आवर्त सारणी को कि इसमें बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर
बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्व को सजाया गया है। तत्व को सजाया गया है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्व को सजाया गया है, पहली विशेषता। और कैसे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, कैसे? तो परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया गया है। और यह बढ़ोतरी किधर से किधर होती है? बाएं से दाएं होती है, यानी शुरुआत इस तरफ से होती है और इस तरफ आगे जाती है, फिर इधर से नीचे। तो आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता है, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। और बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को किस तरह सजाया गया है वो समझ गए कि समझ गए? पीरियोडिक टेबल आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। बढ़ोतरी टेबल में तत्व को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। और यह बढ़ोतरी किधर से? क्लियर? एक लड़का पूछ रहा है सब ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक है जी। क्या अब 100% किसी का जिंदगी ठीक रहता है? ब्रह्मांड भी खुद 100% सही नहीं है। जिंदगी तो जिंदगी है, सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों। दूसरी विशेषता, पहली विशेषता समझ गए। दूसरी विशेषता कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्ग था और वह उपवर्ग में बटा हुआ था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्ग था और वह उपवर्ग में बटा हुआ था, उपवर्ग में बटा हुआ था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्ग का झंझट ही समाप्त कर दिया गया। वर्ग किसे कहते हैं वो जान चुके हैं ना आप? ऊपर से नीचे कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्ग का टेंशन ही समाप्त कर दिया गया है, उपवर्ग को भी वर्ग बना दिया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करिएगा तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। वर्गों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल कितना है? 18 क्यों हो गया? जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 1 9 था। 8 1 9 शून्य समूह 8 तो मेंडलीव खुद बनाया था, एक बाद में शून्य समूह जोड़ा गया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग 9 थे कुल संशोधन के उपरांत, लेकिन इसमें 9 दूनी 18। और इतने वर्ग आधुनिक में इसलिए हो गए कि मेंडलीव के उपवर्गों की जो परिभाषाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्ग को भी वर्ग के रूप में परिभाषित कर दिया गया, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, आवर्त सारणी के वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग। और वर्गों की संख्या 18, वर्गों की संख्या 18, वर्गों की संख्या 18। क्लियर दोस्त? अब आइए दोस्तों, हर वर्ग के तत्व के कुछ विशेष विशेषताएं होने के कारण उसे विशेष नाम दिया गया, विशेष नाम दिया गया है। जैसे कि वर्ग 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व हैं। और ये सब तत्व जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इनके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के जो तत्व हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, ये तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उसे क्या, उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। लिथियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? तो वर्ग 1, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है? तो धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धातु है। क्षारीय धातु इसलिए कहा जाता है कि इन तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? इन तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्लियर? अब आइए वर्ग 2। वर्ग 2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये सब तत्व हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के जो तत्व हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम जैसे तत्व, इन तत्व के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, इन तत्व के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो भी क्या होती है? क्षारीय। और ये सब ऑक्साइड पृथ्वी के भूपर पट्टी पर काफी मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय। वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहते हैं कि इनके ऑक्साइड की भी प्रकृति क्या है? मृदा धातु इसलिए कहते हैं कि ये सब ऑक्साइड पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध है। तो वर्ग 2 के तत्व धातु है,
वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, और भूपर पट्टी पर बहुत ज्यादा उपलब्ध होने के कारण इसे क्या कहते हैं? तो वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्व को, और ऐसा क्यों कहते हैं आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व को, 3 से लेकर 12 तक के तत्व को ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण का मतलब होता है बीच में, बीच में, बीच में, समझे कि नहीं समझे? संक्रमण तत्व का मतलब क्या होता है? संक्रमण का। ट्रांजिशनल का मतलब होता है एकदम मध्य में। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखिएगा दोस्तों, 3 से 12 बीच में लगेगा। कौन लगेगा? बीच में लगेगा। तो इसलिए वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? और जितने भी संक्रमण तत्व हैं सबके सब क्या है? एक भी संक्रमण तत्व अधातु, एक भी संक्रमण तत्व अधातु नहीं है। सारे के सारे संक्रमण तत्व क्या है? सारे के सारे संक्रमण तत्व क्या है? धातु है। एक भी संक्रमण तत्व अधातु नहीं है, एक भी संक्रमण तत्व अधातु। तो वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय, वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व के जगह आप संक्रमण धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व क्या है? और इसे संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में है, पीरियोडिक टेबल के मध्य में है। मध्य में होने के कारण से ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, वर्ग 13 के तत्वों को कहा जाता है बोरोन फैमिली। क्या कहा जाता है? बोरोन फैमिली। आप वर्ग 13 का पहला तत्व कौन है? बोरोन है कि नहीं? वर्ग 13 को देखिए पीरियोडिक टेबल में, और वर्ग 13 का पहला तत्व कौन है? बोरोन। वर्ग 13 का पहला तत्व कौन है? इसीलिए वर्ग 13 के तत्वों को क्या कहा जाता है? बोरोन फैमिली कहा जाता है। वर्ग 14 के तत्वों को क्या कहा जाता है? कार्बन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि पहला तत्व वर्ग 14 का कौन है? उसी तरह वर्ग 15 को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। उसी तरह वर्ग 16 को क्या कहा जाता है? वर्ग 16 को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। और ऑक्सीजन फैमिली को चालको जेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली को चालको जेन भी कहा जाता है। वर्ग 13 का पहला सदस्य बोरॉन होने के कारण वर्ग 13 के तत्व को क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली कहते हैं। वर्ग 14 का पहला तत्व कार्बन होने के कारण वर्ग 14 को क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं। वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन होने के कारण वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 का पहला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? चालकोजेन। वर्ग 16 के जो ऑक्सीजन फैमिली है उसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या? चालकोजेन। किस नाम से जाना जाता है? चालकोजेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चालकोजेन। अब बच गया वर्ग 17। वर्ग 17 को क्या कहा जाता है? हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन। और हेलोजन एक ग्रीक शब्द है। हेलोजन क्या है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साल्ट प्रोड्यूसिंग। हिंदी में बोलेंगे लवण उत्पादक। लवण। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? और हेलोजन वास्तव में एक ग्रीक शब्द है। अब जानते हो कि साइंस में कई ग्रीक शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे फिजिक्स भी ग्रीक शब्द से निकलकर आया हुआ है। तो हेलोजन जो है वास्तव में एक ग्रीक शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लवण उत्पादक होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लवण उत्पादक होता है, साल्ट प्रोड्यूसिंग होता है। अब वर्ग 17 के तत्वों को साल्ट प्रोड्यूसिंग क्यों कहते हैं? वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन होते हैं ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और धातुओं से अभिक्रिया करके तुरंत क्या बना लेते हैं? लवण। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लवण उत्पादक, यानी क्या? हेलोजन। क्लियर हो गया? अब आइए, वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस या क्या कहा जाता है? नोबेल गैस। या क्या जाता है? अक्रिय गैस। या क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस। या क्या कहा जाता है? दुर्लभ गैस। क्या कहा जाता है? तो इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। वर्ग 18 में देखिएगा तो वर्ग 18 में हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन। ये सभी के सभी सामान्य ताप दाब पर किस अवस्था में? गैस। तो वर्ग 18 में कुल मिलाकर 6 गैस है, और ये गैस किसी से अभिक्रिया, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? उसके अलावा अन्य भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इनर्ट गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, दुर्लभ गैस, सब एक के नाम है। इसीलिए फंसना नहीं है, कोई नाम दे, देख रहे हैं कितना नाम है। क्लियर हो गया? सारा बार क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं ना? बाबू देख रहे हैं, ओंग रहा है। जागिए जागिए दोस्तों, जागिए। सपना सरकारी नौकरी का देखे है, दूसरा कोई सो रहा, फिर कोई इशारा करे कि ये सो रहा है। इशारा मत करिए, आपका तो कमासो नहीं कर रहा, सो कर क्या। तो सोइए नहीं, हम बार बार कहते हैं कि जनरल कंपटीशन इतना भी आसान है कि आप क्लासरूम में सो जाइएगा, ठीक है ना? घर पर पढ़ाई चल रहा है सबका, हाँ याद रखिएगा। कोचिंग छूटे छूटे एक दिन कोई दिक्कत नहीं है, घर पर पढ़ाने छूटना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? हाँ, और पढ़ाई का नियम क्या है कि जो चैप्टर समाप्त हो गया उसके प्रश्न आपके होंठ पर होना चाहिए। क्योंकि अब कहिए ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत को पहले से है, इसलिए आप रेस में बनना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, और इतना करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर कीजिए चाहे रोकर कीजिए। आप चाहते हैं कि मार्केट को टैलेंट के आधार पर झुका दें, तो उसका एक ही तरीका है कि घर में बैठकर लगातार जो बताए हैं उस आधार पर प्रश्नों को याद करते रहिए। अभी तक हम दो विशेषताएं समझे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जो सजाया गया है, यह बढ़ोतरी बाएं से दाएं की ओर होती है। दूसरी विशेषता हम देखे थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के उपवर्गों की सीमाएं समाप्त करके उन्हें भी वर्ग बना दिया गया है, जिससे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई? 18। और हर वर्ग के विशेष तत्वों को विशेष नाम से हम जानते हैं, उसको समझे कि नहीं समझे? वर्ग 1 को क्षारीय धातु, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु, 3 से 12 तक को संक्रमण तत्व, 13 को बोरॉन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन फैमिली, और 16 को चालको जन भी बोलते हैं, 16 को चालको जन भी बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, 17 को एलोजन, 18 को। तीसरी विशेषता पर आइए, तीसरी विशेषता पर। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी विशेषता है कि इनमें आप तो ये जान गए कि वर्गों की संख्या टोटल कितनी है? 18 है। वर्गों की संख्या 18 है, वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? 7 है। हॉरिजेंटल कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। हॉरिजेंटल कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ये जो पृथ्वी के समांतर, इसे हॉरिजेंटल कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे वर्टिकल, बाएं से दाएं, तो हॉरिजेंटल कॉलम को आवर्त या पेरियोड कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में पेरियोड की संख्या 7, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी पेरियोड की संख्या कितनी थी? 7 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी पेरियोड की संख्या कितनी थी? 7 थी। आधुनिक आवर्त सारणी में भी पेरियोड की संख्या 7 थी। मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में कुल 9 वर्ग थे, जो आधुनिक में 18 हो गए हैं। मेंडलीव के पेरियोडिक टेबल में कुल आवर्तों की संख्या 7 है, जो 7 ही है आधुनिक में भी। और सातों आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? सातों आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो पहला आवर्त में 2, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में 18, पांचवा में, छठा में, सातवां अधूरा, पूरी तरह से भरा नहीं। ये पूरी तरह से भरेगा तो इसमें भी 32 होगा। क्लियर? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 18। ठीक है, वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या। और किस आवर्त में कितने तत्व देख लिए? अब देखिए दोस्तों कि इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त। इसे क्या कहते हैं? यानी लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में कौन कौन आते हैं? चौथा, पांचवा, ये तो अधूरा है। और ये कहलाता क्या? शॉर्ट पीरियड। क्या कहलाता है? पहले और दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, चौथे, पांचवें, छठे को दीर्घ आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त अधूरा है, या कौन सा आवर्त पूरी तरह से तत्वों से भरा नहीं है? और प्रथम को तो प्रथम में कहते हैं जी। क्लियर? तो पहली विशेषता क्या बताए कि बढ़ते हुए परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को रखा गया है, और यह बढ़ोतरी बाएं से दाएं की ओर होती है। दूसरी विशेषता वर्गों के लिए था, और तीसरी विशेषता आवर्तों के लिए है। आवर्त याद हो गया, किस आवर्त में कितने सदस्य हैं? आइए दोस्तों, चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में धातु अधातु पूरी तरह से अलग नहीं थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में धातु अधातु पूरी तरह से अलग नहीं थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व है, जिसको कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 2 प्रमुख भागों में। तत्व को कितने प्रमुख भागों में? धातु और। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है,
वह पीरियोडिक टेबल में धातु अधातु का बंटवारा नहीं था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु को पूरी तरह बांट दिए गए हैं, पूरी तरह बांट दिए गए। बाएं तरफ किसको रखा गया है? दाएं तरफ अधातु का। लेकिन ये जो बंटवारा हुआ है ये सीधे लाइन के द्वारा नहीं हुआ है, टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा हुआ है, टेढ़े मेढ़े लाइन के द्वारा हुआ। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में धातु अधातु का स्पष्ट बंटवारा नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग अलग कर दिए गए हैं। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 12 तक केवल और केवल क्या है? वर्ग 1 में क्षारीय धातु, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु और 3 से 12 संक्रमण धातु। तो वर्ग 1 से लेकर 12 तक आइएगा तो एक भी अधातु का दर्श नहीं मिलेगा आपको। वर्ग 13 से कुछ कुछ आपको मिलने लगेगा अधातु, वर्ग 13 से अधातुओं की शुरुआत होती। तो आवर्त सारणी में धातु अधातु को पूरी तरह से बांट दिया गया है, लेकिन यह सीधी लाइन के द्वारा बंटवारा नहीं हुआ, यह टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा बंटवारा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा बंटवारा हुआ। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा बंटवारा हुआ है, इन टेढ़ी मेढ़ी लाइन के पर भी कुछ तत्व हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी के टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर जो तत्व हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु अधातु का बंटवारा जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा हुआ है, यहां पर जो तत्व है उस तत्व को, इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर जो तत्व है उसे क्या कहते हैं? उपधातु, उपधातु कहते हैं। उपधातु के अंतर्गत कौन कौन है? बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलिनियम है। आवर्त सारणी के टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिससे धातु अधातु अलग हुआ है, उस टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के पास कितने तत्व हैं? 2, 2, 4, 2, 1, 7। और इन सातों तत्व को क्या कहा जाता है? क्योंकि इनमें धातु अधातु दोनों के गुण मौजूद है, धातु अधातु दोनों के गुण है। तो बोरन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी उपधातु है, टेल्यूरियम उपधातु है, पोलिनियम उपधातु है। क्लियर हुआ? क्या विशेषता थी? चौथी विशेषता को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, और यह बढ़ोतरी बाएं से दाएं होती। दूसरी विशेषता वर्गों को लेकर था, तीसरी विशेषता आवर्तों को लेकर है, चौथी विशेषता हम आपको बताएं कि मेंडलीव में जो तत्व धातु अधातु में बंटवारा नहीं था वो आधुनिक में हो चुका है। लेकिन यह बंटवारा कैसे हुआ है ये आप समझे कि नहीं समझे? क्लियर? पांचवी विशेषता पर आइए। पांचवी विशेषता, इसमें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के बारे में समझते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कई तत्व, क्या हुआ जी? मजा ले रहे लगता है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अब ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या है? दोस्तों आप जानते हैं कि अब तक 240 तत्वों की खोज हो चुकी है। चलिए 118, हमको लगा कि फिर सब यस सर बोल देगा। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन आपको पता है कि 118 तत्व में परमाणु संख्या 92 किसका है? यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। तो 118 तत्व की वर्तमान में खोज जरूर हुई है, 118 तत्व की खोज वर्तमान में जरूर हुई है, लेकिन 118 तत्व में परमाणु संख्या 92 के बाद जितने भी तत्व है, परमाणु संख्या 93, 94, 95 से लेकर कहां तक? 118। परमाणु संख्या 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वो प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं, उन्हें प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विखंडन के द्वारा तैयार किए। परमाणु संख्या 92 के बाद 93 से लेकर 118 तक के जो तत्व हैं वो तत्व हमारे प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं। वे तत्व हमारे प्रकृति में पाए, उन तत्वों को हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में नाभिकीय विखंडन के द्वारा तैयार किए। परमाणु संख्या 92 के बाद के तत्व जो नाभिकीय विखंडन के द्वारा लैब में तैयार हुए उसे क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रांस यूरेनिक तत्व यूरेनियम के बाद के तत्व को कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक तत्व यूरेनियम के बाद के तत्वों को कहते हैं। और ये सारे ट्रांस यूरेनिक तत्व प्रकृति में उपलब्ध है? नहीं है। ये सारे ट्रांस यूरेनिक तत्व प्रकृति में उपलब्ध है नहीं। ये सारे ट्रांस यूरेनिक तत्व को लैब में तैयार किया जाता है, सारे ट्रांस यूरेनिक तत्व को लैब में तैयार। लेकिन दो अपवाद है। 92 से पहले दो तत्व, एक टेक्नेशियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 43, और एक प्रोमेथियम जिसका परमाणु संख्या 61 होता है। देखिए 92 से पहले दो तत्व है, टेक्नेशियम, प्रोमेथियम। ये दो तत्व ट्रांस यूरेनिक है, यानी ये दो तत्व को भी लैब में तैयार किया गया है, ये प्रकृति में उपलब्ध है। 92 के बाद परमाणु संख्या 92 के बाद 93 से लेकर के परमाणु संख्या 93 से लेकर 118 तक तो बिल्कुल प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, वो ट्रांस यूरेनिक है।
लेकिन यूरेनियम से पहले दो तत्व ऐसे हैं जो ट्रांस यूरेनिक है, एक टेक्नेशियम और दूसरा प्रोमेथियम। एक टेक्नेशियम, दूसरा, क्लियर हो गया। आइए, कमी विशेषता थी 5 में। छठी विशेषता, छठी विशेषता, छठी विशेषता क्या है कि पेरियोडिक टेबल में नीचे में 2 वर्ग है, नीचे में 2 कॉलम है। पेरियोडिक टेबल के नीचे में कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। नोट में नहीं है ना? है नहीं। पेरियोडिक टेबल में नीचे में 2 तत्व हैं और दोनों टेबल में कितने तत्व हैं? 14 तत्व, जिसमें एक को कहते हैं लेंथेनाइड्स और दूसरा कहते हैं एक्टिनाइड्स। पेरियोडिक टेबल, अभी तो सब अगले क्लास में सबके पास पेरियोडिक टेबल रहनी चाहिए, ठीक है ना? सब जहां से डाउनलोड करना है, जहां कहीं भी हो उपलब्ध करा लीजिएगा, नोट में पिनअप कर दीजिएगा, ठीक है ना? करिए लीजिएगा, ये नहीं कि हाँ। तो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड में भी कितने तत्व हैं और एक्टिनाइड में कितने तत्व हैं? 14। अब ध्यान दीजिए कि लेंथेनाइड में परमाणु संख्या 58 से 71 तक आते हैं और एक्टिनाइड में 90 से 103। मतलब परमाणु संख्या 58 से लेकर परमाणु संख्या 71 के तत्व को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। परमाणु संख्या 58 सहित परमाणु संख्या 71 तक के 14 तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है। और इसे लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है, इसे लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है कि परमाणु संख्या 57 जो है वो लेंथेनम का है। किसका है? परमाणु संख्या 57 किस तत्व का है? लेंथेनम का है। और लेंथेनम के बाद ही आते हैं ये तत्व। लेंथेनम के बाद आने के कारण इन तत्वों को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड का नाम लेंथेनाइड इसलिए है कि वे लेंथेनम के बाद आते हैं। और एक्टिनाइड को भी एक्टिनाइड इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप याद रखिए कि एक्टिनाइन जो है वो एक्टिनियम का है। किसका है? एक्टिनियम का है। और एक्टिनियम के बाद 90 से 103 शुरू हुआ, इसलिए क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो लेंथेनाइड को लेंथेनाइड इसलिए कहा जाता है कि वे लेंथेनम के बाद आते हैं, और एक्टिनाइड को एक्टिनाइड इसलिए कहा जाता है कि वे एक्टिनियम के बाद आते हैं। लेंथेनम का परमाणु संख्या 57 है और लेंथेनाइड में 58 से 71 तक आते हैं। एक्टिनाइड का परमाणु संख्या 89 है और वो एक्टिनाइड, एक्टिनियम का परमाणु संख्या 89 है और एक्टिनाइड में 90 से 103 तक। और इन तत्वों की विशेषता है कि इनमें अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें अधिकांश क्या है? लेंथेनाइड में नहीं। किसमें? लेंथेनाइड में रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव किसमें है? एक्टिनाइड में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अंतिम विशेषता यह है कि पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अल्लाह क्या करते हैं जी? बड़ी कष्ट है। आपको तो कुछ नहीं हुआ अभी, बड़ी कष्ट है तैयारी में। आपको बैठने में दिक्कत हो रहा है ना? बहुत कष्ट अभी झेलना पड़ेगा, तब जाकर ज्वाइनिंग लेटर आता है। हाँ, मजे में आपका जनरल कंपटीशन नहीं होता है, आप सोच लीजिए। और छोड़ने की बात करें आपसे जल्दी हमको है। आपको क्या लगता है हम मजे में पढ़ा रहे हैं क्या? गला लगा हुआ